हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन पाठक, फैकल्टी ऑफ यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट गोरखपुर। स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल दिए हुए हैं, तो हमने आपको ये बताया था कि उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मान लीजिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पता है, ये दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं, तो ये दोनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा इक्वेशन दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम एक ही प्लेन पे ये दोनों लाइन को ड्रा करें, एक ही ग्राफ पे इन दोनों लाइन को ड्रा करें, तो तीन केस पॉसिबल है। या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसाइड्स होगी, या कोइंसाइड्स होगी। तो आपको बताए थे लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, इसका मतलब हुआ लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब हुआ उसका यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है, उन दोनों इक्वेशन का यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है, यानी उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन है। और ये कब होगा, ये तब होगा जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपान b2 के। लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, लाइन इंटरसेक्टिंग होने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ये कब होगा, जब a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 के इक्वल ना हो, तब ऐसा केस पॉसिबल है। उसके बाद दूसरा केस हमने पैरेलल बोला था। अच्छा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, दूसरा केस मैंने बताया था पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी दोनों लाइन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ये कब होगा, जब a1 अपॉन a2 जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होगा, बट नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1 अपॉन c2 होगा। तो इस केस में नो सॉल्यूशन, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इसके नेक्स्ट केस हमने पढ़ा था कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब क्या हुआ, कोइंसाइड्स का मतलब हो गया मेनी सॉल्यूशन, यानी लाइन ओवरलैप कर रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी है, मेनी सॉल्यूशन, मेनी कॉमन सॉल्यूशन। दोनों लाइन के इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन हैं, हर पॉइंट ही क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। इस केस में a1 अपॉन a2 इक्वल होगा किसके, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि कोफिशिएंट के रेशियोज को निकाल के हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, कॉमन यूनिक सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन का, या लाइन पैरेलल है, यानी दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, या लाइन कोइंसाइड्स है, यानी दोनों लाइन के मेनी सॉल्यूशन है। ये हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अब देखो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है टू आर मोर देन टू linear
इक्वेशंस which has at least one common solution. अब देखो, दो या दो से अधिक लीनियर इक्वेशन जिनमें कम से कम एक कॉमन सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। समझ आ रहे हो? उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। एटलीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन का मतलब हो गया कम से कम एक सॉल्यूशन हो, उससे अधिक भी हो सकता है। तो अब देखो कौन कौन सी लाइन कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब देखो ये वाला जो केस आपको दिख रहा है यूनिक सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक कॉमन सॉल्यूशन है, तो यह क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट होगा। इस केस में लाइन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। इस केस में लाइन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। और लास्ट वाले केस में, इसमें भी मेनी सॉल्यूशन होगा, तो इस केस में भी लाइन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक से अधिक सॉल्यूशन होगा तब भी वो कंसिस्टेंट है। समझ आ रही बात? तो पहले वाले केस में आपको दिख रहा है जो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, यूनिक सॉल्यूशन केस में केवल एक सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट हुआ, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तब भी ये कंसिस्टेंट है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक से अधिक सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन है, तब भी लाइन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। समझ आ रही बात? लेकिन इस केस में, पैरेलल केस में नो सॉल्यूशन, तो इस केस में लाइन जो होगी वो क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट हो। समझ आ रही बात? अब देखो इस पे मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हें बताता हूँ। ये तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिख रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये एक्सरसाइज 3.2 है। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3.2। देख लो, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसको देखो क्या कह रहा है, ये बात को समझो। इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the line representing following pair of line equation intersect at a point, are parallel, are coincident। अब हमें बताना है कि जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो लाइन पैरेलल है या यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या मेनी सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन दिखा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब देखो हम इसके रेशियोज निकालते हैं, कोफिशिएंट के इसके रेशियोज निकालते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया था? हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, अब हमें ये बताना है जो ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, ये जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। तो हमने आपको बताया था अगर इनके रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाएंगे, तब ये क्या होगी? हमने अभी आपको बताया है, देखिए हमने आपको बताया है अगर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 आती है तो लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो आता है लेकिन c1/c2 नहीं आता है, तो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। और अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल आता है तब लाइन क्या होगी? कोइंसाइड्स होगी। तो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो हम निकालेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली a1/a2। a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट के x का कोफिशिएंट। तो इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, और इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। तो x पहले इक्वेशन में
पहले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। देखो हमारा इक्वेशन तो यही होता ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यक्स a1 क्या है, a1 पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, पहले इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है, और c1 क्या है, पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। तो a1 अपान a2 का मतलब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियोज। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 5 और इसका कोफिशिएंट क्या है 7, यानी a1 अपान a2 की वैल्यू क्या आ गई 5/7 आ गई। इसी तरीके से b1 अपान b2 देखो क्या आ गया, -4 है। देखो b1 क्या है, y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन का क्या है -4 है, तो b1 हो गया -4 और b2 क्या है 6। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर सिंपलेस्ट करेंगे तो आ जाएगा -2/3। अब आपको साफ साफ दिख रहा है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान इज इक्वल टू नॉट b1 अपान b2 है। तो हम c1 अपान c2 निकालें या ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। c1 अपान c2 क्या आ जाएगा, देखो 8 अपान -9 आ जाएगा, दिख रहा है 8 अपान -9 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंस 5/7 डज नॉट इक्वल टू, ये जो 5/7 है वो -2/3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव एकदम क्लियर है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी निगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये निगेटिव रेशनल नंबर है, दोनों में इक्वल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो यानी कि हम कह सकते हैं a1 अपान a2 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, b1 अपान b2 के। इस नाते से जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रही बात। देन द गिवन इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग देखो द गिवन इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग द लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग, यानी जो दो गिवन इक्वेशन है वो किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से उसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही दूसरा पार्ट दिया हुआ है। देखो कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, दिए हुए इक्वेशन से कोफिशिएंट के रेशियो निकाल लेते हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 9, इस x का कोफिशिएंट क्या है 18, तो 9/18 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 1/2। b1 अपान b2 यानी कि y के कोफिशिएंट का रेशियो, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 6 है, यानी 3/6 हुआ, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1/2। फिर उसके बाद c1 अपान c2 किए तो देखो क्या आ गया, c1 अपान c2 किए तो आ गया 12 अपान 24, क्या आ गया 1/2। आपको क्या दिख रहा है, एकदम साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 किसके बराबर है 1/2 के। तीनों रेशियोज जो हैं वो क्या हैं 1/2 के इक्वल हैं। तो क्या बताया था, अगर तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तो क्या होता है, लाइन कोइंसाइड्स होती है, यानी कि मेनी सॉल्यूशन होता है। अभी आपको हमने बताया था, देखिए मेनी सॉल्यूशन का केस क्या बताया था, देखिए कोइंसाइड्स का केस बताया था, मेनी सॉल्यूशन का केस बताया था। a1 अपान a2 अगर b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 किया जाता है तो हम कहते हैं इस केस में लाइन क्या है कोइंसाइड्स है। तो अभी आप जब निकाले तो देखो क्या आया, तीनों रेशियो इक्वल आए, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 आया। इसलिए हम कह देंगे द गिवन इक्वेशन are representing
द लाइन्स which are coincident ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, इसी का तीसरा पार्ट दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का तीसरा पार्ट। और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपको फिर यही बताना है कि ये लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। तो आप तुरंत क्या करोगे, निकाल लोगे तो आपको दिखाई देगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आ गया 6/2 यानी कि 3 आ गया। b1 अपॉन b2 आपने निकाला तो देखो क्या आ गया -3/-1। देखो -3/-1 यानी यह भी क्या आ गया 3 आ गया। और c1 अपॉन c2 जब आपने निकाला तो क्या आया 10/9। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है। a1 अपॉन a2 भी 3 आया है और b1 अपॉन b2 भी 3 आया है, दोनों तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ आ रही बात। इस नाते से जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो इस केस में लाइन क्या होती है, देखो इस केस में लाइन होती है पैरेलल। इस केस में क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है। यानी कि अब सीधे सीधे हम लिख लेंगे द गिवन सिस्टम इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग द लाइन विच आर पैरेलल। क्लियर है। इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, हैंस करके लिख लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप बता लोगे कि कब लाइन पैरेलल होगी, कब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और कब लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। ठीक है। तो ये बात समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो आगे समझते हैं हम लोग। अब देखो उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है और कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसका हम थर्ड पार्ट आपको बता देते हैं। उससे पहले फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। देखो हमने पढ़ा है कि कंसिस्टेंट का केस नोट कर लेंगे। देखो कंसिस्टेंट कब होगा, पहला पार्ट, कब पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट होने का क्या केस है, कंसिस्टेंट होने के लिए हमने आपको 2 पॉइंट बताया, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो, या कोइंसाइड्स हो यानी कि मेनी सॉल्यूशन हो। इन दोनों केस में इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यानी कि अगर कंसिस्टेंट का केस है a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, तब भी कंसिस्टेंट होगा। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, तब भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इन दोनों केस में पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है। इन दोनों केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। आई थिंक देयर इज नो डाउट। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे और पता कर लेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब देखो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का
तीसरा पार्ट देखो लिखा हुआ है 6, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देख पा रहे होगे, 3/2x + 5/3y = 7, और फिर लिखा हुआ है 9x - 10y = 14। तो देख लेते हैं ये कंसिस्टेंट है। एक मैं इसमें बताऊंगा, बाकी आप कर लोगे, केवल रेशियोज निकाल लेना है जैसे आप रेशियो निकाल लेते अभी, और उसके बाद हमें क्लियर बता देना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। दो केस में कंसिस्टेंट होगा, अगर रेशियो का a1/a2 = नॉट b1/b2 आता है तब भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आता है तब भी ये कंसिस्टेंट होगा। तो हमने ले लिया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा पार्ट, एक्सरसाइज 3.2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पार्ट दिया है 3/2x + 5/3y = 7। फिर उसके बाद दिया है 9x - 10y = 14। पहली बात, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3x + 5/3y = 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x + 5/3y 3/2x है, सॉरी 3/2x + 5/3y और = 7 है। 7 को इधर बुला लें तो क्या हो जाएगा -7 = 0। दूसरा हो जाएगा 9x - 10y और 14 = के उधर है तो इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा -14 = 0। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब देखिए a1/a2 = क्या हो जाएगा, a1 क्या है 3/2 है अपान क्या 9, तो 9 का मतलब क्या हो गया 9/1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू नीचे वाले का क्या हो जाएगा, दो फ्रैक्शनल नंबर को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल करके हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/9 कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ गया a1/a2 = आ गया 1/4। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। आ रही बात समझ में? फिर देखो b1/b2 निकाले, ठीक है, b1/b2 निकाले तो देखो क्या आ जाएगा, b1/b2 निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा b1। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, b1 का मतलब हो गया 5/3y, तो ये हो गया 5/3, b1 का मतलब हो गया 5/3 और b2 का मतलब हो गया -10, आपने लिख दिया -10। अब इसको और सॉल्व करोगे देखो क्या हो जाएगा 5/3 इंटू क्या हो जाएगा 1/-10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि ये 10/1 है। आ रही बात समझ में? अब क्या यहाँ पे देखो कैंसिल करोगे -2 आएगा, यानी कितना आ गया 1/-6, क्या आ गया 1/-6 आ गया। फिर c1/c2 निकालो, c1/c2 निकालोगे तो देखो क्या आएगा -7/-14, यानी कितना आ गया 1/2। अब देखो a1/a2 जब तुम निकाले हो तो क्या आया है 1/4 पॉजिटिव रेशनल नंबर, b1/b2 निकाले हो तो आया -1/6, -1/6 का या 1/-6 एक ही बात हुई, इसको हम लिख सकते हैं -1/6 आया है -1/6। अब -1/6 क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है, यानी कि दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, इसका रेशियो आ रहा है पॉजिटिव रेशनल नंबर और इसका रेशियो आ रहा है निगेटिव रेशनल नंबर, तो दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 = नॉट b1/b2। तो ये क्या होगा, हमने बताया था जब भी a1/a2 = नॉट b1/b2 होगा तब भी लाइन क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, और या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आता है तब लाइन कंसिस्टेंट होगा, यानी कि देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब देखो कुछ नहीं करना है, कंसिस्टेंट का केस आपको हमेशा दिमाग में रखना है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3.2 आप लगा लोगे, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो 3.2 एक्सरसाइज आप आसानी से क्या करोगे लगा लोगे। आपको दिमाग में रखना है क्या, कंसिस्टेंट के केस में a1/a2 = नॉट b1/b2 होगा,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू नॉट B1 अपॉन B2 होगा, या A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 इक्वल होगा C1 अपॉन C2। तब लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। और इनकंसिस्टेंट के लिए आपका A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल होगा किसके, C1 अपॉन C2 के। क्लियर है? तो अब आपने ये देख लिया कि कब कंसिस्टेंट होगी लाइन और कब क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 3.2 आसानी से इस वीडियो के बाद एक्सरसाइज 3.2 आप लगा सकते हो। समझ आ रही बात? आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से सिस्टम ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसके 4 वे होते हैं, ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकली और सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।